देश 12 दुनिया के 12 रिपोर्टाज उसी भारत की बात करते हैं। लेखक शिरीष खरे ने अपने पत्रकारिता के दिनों में ही अपने को सामाजिक सरोकारों से जोड़ लिया था और वर्ष 2008 से उन दुर्गम भूखंडों की यात्राएं की जहां सामान्य तौर पर लग्जरी गाड़ियां, बसें नहीं जा पाती हैं। ग्रामीण पत्रकार शिरीष खरे की पुस्तक एक देश 12 दुनिया का हर एक रिपोर्टाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तह में जाने की कोशिश करता है और प्रत्येक परिस्थिति को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत भी करता है। पुस्तक की एक विशेषता यह भी है कि लेखक की बेचैनी और कसमसाहट पुस्तक पढ़ते हुए अंत में पाठक की बेचैनी और कसमसाहट में बदल जाती है। शिरीष खरे ने लंबे समय तक पत्रकारिता की है। उन्होंने एक मीडिया संस्थान में नर्मदा नदी पर कवर स्टोरी की थी। उस स्टोरी के लिए वे मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे किनारे नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से होशंगाबाद जिले के कोसला गांव तक घूमे थे। के लिए इस पुस्तक का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्ट में किया गया था और कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से भी इस पुस्तक को सम्मानित किया गया है। जैसा कि अभी वीडियो में भी बताया गया और शिरीष सर के परिचय से भी मालूम है, लेकिन इससे पहले कि हम इस किताब के लिखे जाने के बाद पर बात करें, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस किताब को लिखे जाने से पहले की यात्रा क्या है? आपने किस विचार से इसको लिखने का सोचा और कैसे आपने इस किताब को लिखा? पहले उस पर प्रकाश डालिए सर, और उसके बाद हम किताब के अंदर जो लिखा है उस पर बातचीत करेंगे, प्लीज़। मैंने जो पत्रकारिता शुरू करी वो साल 2002 और साल 2008 तक जो पत्रकारिता करी उसमें ना तो कोई समझ थी ना कोई दिशा थी। और उसके बाद 2008 से 2018 तक मैंने मेन स्ट्रीम में काम किया और मुख्य धारा तक पत्रकारिता में। अब इन दशकों में मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, तो कई समाचार थे, कई घटनाएं थीं जिससे मुझे लग रहा था कि ये समाचारों में वो कहानी नहीं आ रही, ये घटनाओं में वो कहानी नहीं आ रही है और समाचारों का दायरा जो है वो छोटा है और हमको एक सच्ची कहानियाँ लिखनी है। जिन पात्रों से हम मिले, असल पात्रों से मिले, आदर्श भारत के, संकटग्रस्त भारत के जिन असल पात्रों से मिले, उनको लेकर मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है। और क्योंकि मैं गांव का हूँ तो मैं चाह रहा था कि इसमें मेरा अपना सफ़रनामा हो। तो ये कहानी दो तरह से समानांतर, एक तो भारत की कहानी कहती है, भारत में हांसी से छूटे भारत की तस्वीर की कहानी बताती है। दूसरी एक गांव का लड़का है, पत्रकारिता में है वो, और उसकी अपनी धारणाएं हैं। वो एक मिडिल क्लास से, सवर्ण से, तो इन 18 सालों में वो कैसे टूटती जाती है। जब वो उन जगहों पर जाता है तो वो कैसे टूटती जाती है। तो ये कहानी केवल इसको कहानियों के तौर पर भी दर्ज किया है, इसको अपने सफ़रनामे के तौर पर भी दर्ज किया है। और इसमें जो जो मोटी बात रखी गई है वो ये रखी गई है कि इसकी भाषा को साहित्यिक रखा गया है। क्योंकि हिंदी में अगर आप उस तरह से लेखन करेंगे तो लोग अटैच नहीं होंगे। तो एक इसमें इमोशनल अपील की गई है, कहानियों के माध्यम से बात की गई, भाषा जो है वो साहित्यिक रखी गई है, लेकिन इसका दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। और इसके जो मानक है वो पत्रकारिता के मानक हैं। इस तरह से इसको लिखा। इसमें मैंने सार्वजनिक जो वाहन है उनका इस्तेमाल किया। मैं मतलब उस तरह से मेरी कोई ना तो ट्रेनिंग हुई ना मुझे संसाधन मिले। कहीं नाव मिली, कहीं लिफ्ट मिली टू व्हीलर से, कहीं पे जो सवारियां होती हैं जीपों में, वो करी। और इनको लिखते हुए फिर मैंने जो है एक पूरा वो बनाया कि मुझे आगे क्या करना है, कहानियाँ किस तरह से लिखनी है। तो जब मेरी यात्रा 2017 में ख़त्म हुई राजस्थान पत्रिका में, रायपुर और बस्तर में, तो मैं पुणे जा रहा था और उस समय मैं कुछ कैरेक्टर याद कर रहा था। उसमें जो एक कैरेक्टर है
जिसकी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, जिसने मेरी पत्रकारिता को भी बदला 2008 में, वो ये है कि मैं मेलघाट गया। मेलघाट जो है सतपुड़ा का जो पट्टी है वो है, और विदर्भ का इलाका है। विदर्भ के इलाकों को हम किस तौर से जानते हैं? किसानों की आत्महत्या के तौर पर जानते हैं। पर मेलघाट में जब मैं गया था, और अभी भी लगातार भूखमरी हो रही है, लगातार बच्चों की मौत हो रही। उस समय जब मैं गया था 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कहानियाँ नहीं थी। और समानता किसानों की कहानियाँ थी, लेकिन जो कोरगू ट्राइब्स है उनकी कहानियाँ वहाँ नहीं थी। तो मैं आंकड़ों के लिहाज से वहाँ पर सर्च कर रहा था, पलायन की कहानियाँ, विस्थापन की कहानियाँ, और मैं बहुत इमोशनल नहीं था उस समय। लेकिन एक घटना घटी जिसने मुझे इमोशनल किया और जिसने मेरी दिशा बदल दी। वो घटना इस तरह से थी कि मेरे साथ टू व्हीलर पे एक कालूराम थे वो, और हम गए एक झोपड़ी में गए। बहुत छोटी झोपड़ी थी, उसके बावजूद वहाँ गरीबी के बावजूद उसने हमको चाय पानी का पूछा। तो हम संकोच कर रहे थे कि किस तरह से बात करें, क्योंकि हम एक बच्चे को देखने आए थे जो कि कुपोषित है, उसका फोटो ले ले और अपना काम बन जाए। तो जब कालूराम को मैंने इशारा किया कि बात आगे बढ़ा, तो कालूराम ने पूछा, कुछ समय पहले आपका बच्चा जो कुपोषित है उसको सर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा वो बच्चा तो मर गया, कल ही मर गया। अब ये बात जो है, ये बात तो बड़ी बात है, लेकिन उस औरत ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, बहुत सहज और सामान्य प्रतिक्रिया दी। मुझे खटके वो बात कि एक औरत जिसका बच्चा मर गया वो इतनी सहज सामान्य कैसे हो सकती है। तो अब मैंने जब लौटा तो मैं कालूराम से पूछा। अब ये फैक्ट तो मुझे पता था कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे मरे हैं। कालूराम ने मुझे बताया कि इसके पहले तो उसके 2-3 बच्चे मरते रहे, उसको आदत पड़ गई है और ये सहज और सामान्य है। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि मैं पत्रकारिता करूं कि छोड़ दूं, क्योंकि पत्रकारिता जो आपकी होती है वो ये होती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हत्या कर दी जाएगी, ये चुनौती होती है। पर जिसने ये दुनिया नहीं देखी वो बड़ी चुनौती होती है, अगर वो आदमी संवेदनशील है, इमोशनल है। और जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि पत्रकारिता की असली चुनौती तो ये है कि घाव है, और उस घाव को आपको उसमें मलहम नहीं लगानी, उसको और कुरेदता जाना है। और पिछले मतलब 2008 से 2022 तक मैं यही काम कर रहा हूँ। अपने जो घाव हैं, जो कि मेरा नेचर नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे उनके पता है कि ये जो दुख देख नहीं सकता और इनसे भागता है। लेकिन मैंने तय किया, जब मैं जर्नी कर रहा था नीचे उतर के ट्रेन पकड़ के बॉम्बे की, तो जब मैं बॉम्बे टर्मिनल पर उतरा तो मैंने फैसला किया कि मैं जर्नलिज्म करूंगा और इसी तरह की जर्नलिज्म करूंगा। और ये जो वाक्य है वो वाक्य मैंने ज्ञान रंजन जो पहल के संपादक थे, अभी बंद हो गया, वो पुणे आए थे तो उनको मैंने शेयर किया। तो उन्होंने कहा ये संस्मरण लिखो आप पहल में। और ये पहल में संस्मरण लिखने के बाद उन्होंने कहा कि इस पर काम करो, क्योंकि साहित्य वही होगा जो भिन्न होगा, और साहित्य वही होगा जो आपके अनुभवों पर होगा। तो फिर जो है हमने उस पर काम किया। करीब 80,000 शब्द मैंने 2018 से 2020 तक लिखे। 2021 में ये किताब प्रकाशित हुई, और उसके बाद की कहानी आपने बताई। जी 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 बिल्कुल सर। साहित्य समाज का सिर्फ मनोरंजन नहीं करता है, समाज को दिशा भी देता है और तय भी करता है कि समाज किस तरफ जाएगा। और यथासंभव साहित्यकारों का ये सबसे बड़ा धर्म है कि समाज को सही दिशा की ओर ले जाए, जो यथार्थ है उससे उनको वाकिफ कराए। और जैसा कि तुलसीदास जी का एक दो पंक्तियां हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो जैसा कि आपने कहा कि जो पत्रकारिता उससे पहले हो रही थी, जब वो आपने वो बच्चे की मृत्यु वाला वाकया सुनाया, उसके बाद से मुझे यकीन है कि जिस तरह से किताब लिखी गई है, बहुत सारे लोग संवेदनशील होंगे, उन्हें महसूस होगा, समझेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। इस किताब के जो प्रस्तावना है उसकी सबसे पहली पंक्ति से शुरुआत करेंगे कि इस पुस्तक में भारत की वह तस्वीर उभरती है जो अक्सर छिपाई जाती है। सर, इसमें वह तस्वीर को आप कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया जाना चाहिए, उस पर कुछ आपके विचार। एक देश 12 दुनिया, दरअसल देखा जाए तो अपने आप में टाइटल थोड़ा अजीब है कि एक देश के अंदर 12 दुनिया किस तरह से हैं। लेकिन जब हमने जर्नी करी
उस समय। और जब इसके टाइटल सोचने की बात आई तो मुझे लगा कि एक देश के अंदर कितनी सारी दुनिया है। इसमें जो 12 रिपोर्टाज हैं, लेकिन इसके भीतर कई सारी कहानियां हैं। उदाहरण के लिए जब मैं बस्तर में काम कर रहा था पत्रकारिता का, तो मुझे एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें खटिया उल्टी थी, उसमें एक मरीज था, दो या चार लोग उसको कंधे पे ले जा रहे थे और कई किलोमीटर ले जा रहे थे। मैंने कहा ये कौन सा भारत है। दूसरा, हमारा जो भारत है जिसमें मैं रायपुर में रहा, वो ऐसा भारत है कि वो सरकारी अस्पताल है, लेकिन एक भारत ऐसा है जो एम्स या 5 स्टार तरह के जो अस्पताल हैं वहाँ इलाज कराता है। तो एक देश के अंदर कितनी दुनिया है। और वो समय के हिसाब से देखा जाए तो जब मैंने बस्तर को देखा तो मुझे लगा 200-300 साल पहले की बात हो रही है। बस्तर को मैं देख रहा हूँ तो आज का भारत नहीं है, 200-300 साल पुराना भारत है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मुझे भी लगता है कि ये 50 साल पीछे चल रहे हैं। और एक भारत ये है जो 200 साल आगे का चल रहा है। वो जो भारत है वो मुट्ठी भर भारत है, और वो बना इसलिए कि इनके शोषण से बना। जल जंगल जमीन को चूस के ये भारत जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना चाहता है, और कुछ जो है वो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर के अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा भारत है जो कि बहुत गरीब है, और उस भारत की जो व्यथा है उसको मैंने इसमें रखा, और इसलिए मैंने उसको कहा कि कई सारे हैं। अब इसी तरह से महिलाओं के मुद्दों को देखे जाए तो महिलाओं के मुद्दों पे मैं राजस्थान गया, और राजस्थान में मैंने थार में 3 औरतों के इंटरव्यू लिए। एक औरत है जिसके साथ अनाचार हुआ। जब अनाचार हुआ तो समाज और गांव नहीं आया, लेकिन जब उसने थाने और कचहरी की रास्ता पकड़ा तो उस पर दबाव डाला गया लोकलाज का, गांव का, बुजुर्गों का। तो एक तो वो कहानी। दूसरी कहानी ये थी कि वो जो है कंप्रोमाइज कर गई। दूसरी औरत कंप्रोमाइज कर गई। अनाचार होने के बाद भी उसने गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बात मान ली। और तीसरी एक औरत है जो अंतर्द्वंद में है कि मैं पहली औरत की तरह थाना और कचहरी के रास्ते पे जाऊं या दूसरी औरत की तरह समझौता कर लूं। क्योंकि देखिए, थाना और कचहरी जाना फिर भी आसान है, इस समाज के भीतर उस तरह से रहना गांव में अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका दाना पानी से लेकर उठना बैठना, शादी ब्याह सब उन्हीं के साथ हैं। हम बाहरी लोग जाएंगे, बात करेंगे, फिर लौट आएंगे, लेकिन उसका समाधान कैसे होगा, ये मैंने एक सवाल की तरह लिखा। तो अब आप देखिए, एक भारत वो है जो बहुत प्रगतिशीलता की बात करता है और मतलब बहुत आगे की भारत है महिलाओं के मुद्दों पर, और दूसरा भारत ऐसा जो बहुत पीछे है। तो एक ही समय में कितने भारत हैं, तो बात ये है। और आप अमीरी गरीबी का एक जो मुहावरा है कि भारत और इंडिया, लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ गई है। अब ये है कि इसी देश में सोमालिया है, और इसी देश में न्यूयॉर्क का सबसे मतलब संपन्न है, इसी भारत में है। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। बहुत खूबसूरत। आपने जिस राजस्थान की घटना का जिक्र किया, वो मैं एक अध्याय है सुबह होने में देर है, उससे कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि राजो और मीरा एक ही दुनिया के 2 किस्से हैं, 2 किरदार हैं। इधर है अपनी असमत गंवा चुकी राजो, जो गांव के लाख विरोध के बावजूद न्याय के लिए अदालत में जा खड़ी हुई, लेकिन घर लौटी तो गांव छूट गया। वही जो सामाजिकता की हमें बात की। उधर है आदिवासी होने का दर्द झेलने वाली मीरा, जिसने गांव वालों से डरकर अदालत से मुंह फेर लिया और पहले की तरह गांव में रहने में अपनी भलाई समझी। दोनों यह मानती है कि गांव के रास्ते थाने और अदालत आना जाना और न्याय की लड़ाई लड़ना तो फिर भी आसान है, पर समाज के बगैर रह पाना बहुत मुश्किल है। एक ने अदालत में लड़ना मंजूर किया, दूसरी ने गांव में रहना। अब मैं खुद आपके सामने अपनी यात्रा का अनुभव साझा कर रहा हूं, जिसे जानते समझते आप ही तय करें कि कौन अधिक अंधेरे में है, किसके नज़दीक कुछ उजाला पहुंचा। गांव, थाने, अदालत, समाज के बीच मौजूद उनकी दूरी और अपार दर्द से गुजरते हुए। आपने इसके साथ साथ और भी मेलघाट और बस्तर का जिक्र किया, अभी हम उन सभी दुनियाओं की बात करेंगे। इससे पहले आपका जो विशेष क्षेत्र है गांव में आपने पत्रकारिता की है, तो आप अपने अनुभव से गांव को कैसे देखते हैं और उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और दुनिया जैसे देखती है उस बारे में सर कुछ बताएं। ये तकरीबन मैं इसको 2 दशक के पीछे ले जाता हूँ। हम जब पढ़ते थे तो हम जो शहर को देखते थे वो दूरदर्शन पर देखते थे, और हमारी महत्वाकांक्षाएं जो बनती थी वो दूरदर्शन देखकर बनती थी। हम सोचते थे कि शहर में कितने मदनपुर होंगे, जो कि मेरा गांव है,
उसमें कितने मदनपुर समा जाएंगे हम लेकिन फिर मैं जब जर्नलिज्म में आया और भोपाल में पढ़ाई करी तो मेरी पहली चुनौती थी कि रोड को कैसे क्रॉस करना है, क्योंकि हमने रोड को उस तरह से क्रॉस नहीं किया। और आप देखिए 20 सालों में मैंने कई शहर, कई गांव, 700 गांव के आसपास मैंने क्रॉस करे, कई बड़े शहर क्रॉस करे। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो लोग कहते हैं कि गांव और शहर करीब आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि अब संवाददाता तो गांव में बैठ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि भौतिक तौर पर करीब आ रहे हैं लेकिन चेतना के स्तर पर दूर चले गए हैं। और आप देखिए जो विकास का विरोधाभास है उसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं लगातार, विस्थापन की वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो नीतिगत है। तो जब वो लोग शहर जा रहे हैं तो क्या उनको शहर में जगह मिल रही है नीति में, योजना में? तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट का मॉडल भी है कि आप जब शहर जाते तो आपको, मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ, जैसे नर्मदा से कोई डिस्प्लेस हुआ और वो सूरत गया। नर्मदा से डिस्प्लेस इसलिए किया कि बांध बनना है, सूरत से डिस्प्लेस इसलिए किया कि मॉल बनना है। तो कोई एक जनरेशन लगातार डिस्प्लेस हो रही, फिर दूसरी जनरेशन लगातार डिस्प्लेस हो रही है। ये अपने आप में सवाल है कि ये विकास क्या, क्योंकि कई बार जो विचार होते हैं वो बाहर से पड़ जाते हैं। आधुनिक विकास का मॉडल क्या वैसा पड़ गया? क्योंकि अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूरोप में 200-250 के आसपास बड़े बांधों को फिर से तोड़ा जा रहा है। तो हमें क्या लौट के फिर से वहीं जाना है? और इसमें विकास के विरोधाभास के कई सारे कई सारे उदाहरण हैं। और इन सबको देख के लगता है कि आप में जो है वो गांव को लेकर के एक हीन भाव था। जैसे हमारे 3 दोस्त थे, एक दोस्त अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कभी नहीं बताता अपनी आइडेंटिटी कि वो गांव से है। तो जब गांव और शहर पास आ रहे हैं तो ये हीन भावना क्यों बरकरार है? जी बिल्कुल साहब। दूसरी बात आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर कौन होगा? खूबसूरत होगा जी। खूबसूरत का एक पैमाना ये है कि गोरा होगा, गोरी होगी, लेकिन ये गोरा गोरी है कौन? तो आप तो आपका जो टेंडेंसी है उसको आप स्थापित कर रहे हो। आपकी जो टेंडेंसी है उसको दूसरी तरह से ये देखता हूं कि हमारे गांव में जब हम बच्चे थे तो एक घटना ये घटी कि 2 लड़कियां थी लेस्बियन, और उन्होंने सुसाइड किया और एक पत्र उन्होंने छोड़ा कि ये समाज हम क्यों छोड़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको सनसनी की तौर पर पेश किया, और उन्होंने सनसनी में जो बात रखी बहुत ही सतही बात थी, और ये बात थी कि अब पाश्चात्य संस्कृति जो है वो बहुत हावी हो रही है। और इस तरह से एक देखा जाए तो नैरेटिव जो था वो एक रिपोर्टर का नैरेटिव था, जो कि जर्नलिज्म में नहीं होना चाहिए, और उनका पक्ष जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए था वो नहीं निकल के आया। तो इस तरीके से जो सेट है, जो मान्यताएं सेट है, मीडिया उसी तरीके से उसको बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप इसमें एक और चीज है, जातिवाद। गांव पे आरोप लगते हैं, और काफी हद तक सही है कि गांव में जातिवाद का जो गढ़ है वो गांव है, इसलिए गांव टूटना चाहिए और गांव शहर होना चाहिए। लेकिन आप देखिए गांव टूट रहा है तो भी क्या जातिवाद खत्म हो रहा है? आप जब शहर में आते हैं तो भी जातिवाद अलग रूप में वो सामने आ रहा है जी। तो बात यह है कि आप नीतिगत स्तर पर किस तरह से सोच रहे हैं गांव को, बात यह है कि आप योजना के स्तर पर किस तरह से सोच रहे हैं, बात यह है कि आप ये जो सोशल चेंज है उसको किस तरीके से सोच रहे हैं। बात यह नहीं कि गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। आप अमेरिका भी जाएंगे तो इन्हीं संस्कारों को लेके जाएंगे, और वहां भी एक तरह का संकट पैदा कर देंगे जातिवाद का। तो इस तरह से मैं गाँव को देखता हूँ। जी जी बिल्कुल, ये जो अंतर है, दूरी है, ये ना समय में मापी जा सकती है, न जाने कब हम इस प्रगति के मार्ग पर पहुंचेंगे कि गांव को हीन भावना से देखना, और ऐसे शब्दों को, जैसे कई शब्द होते हैं जो गांव या जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए अब शब्द की तरह यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, न जाने कब हम उस मानसिकता से उबर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये किताब पढ़ने के बाद, जैसा मैंने अभी तक जिक्र किया था, कि हम संवेदनशील होंगे, हम समझेंगे कि दूसरों के नज़रिए क्या होते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों से उनका जो समाज है वो कैसे निर्मित होता है। कल्चरल रिलेटिविज्म हम सीखेंगे तो यकीनन पारस्परिक तौर पर हम शांति से रह पाएंगे और अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। आपने सर मेलघाट का जिक्र किया था। मेलघाट सतपुड़ा की पहाड़ियों में, जहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाएं आपस में मिलती है, वहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसी एक जगह है मेलघाट। वहाँ पर
भूख की कहानी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो 2021 में स्थिति थी वो 201वें पायदान पर था। हमारे देश में अभी भी भुखमरी और ऐसी समस्याएं काफ़ी वृहद तौर पर है। तो मेलघाट में जो भूख की कहानी है उसे पूरे देश के साथ कैसे देखते हैं आप? उनके कारण क्या है? मेलघाट में स्पेसिफिक तौर पर या गाँवों में ज़्यादातर है, उनके कारण क्या है सर? भूख को देखो मैंने बॉम्बे से शुरू किया, लेकिन मैंने कहा इसकी जड़ क्या है, और इसकी जड़ मुझे मेलघाट में मिली। देखिए मतलब आपने कहा कि आदिवासी का विकास करेंगे इसलिए आदिवासी के लिए सड़क बनाई, लेकिन सड़क जो है वो विकास का पैमाना है, तो क्या आदिवासी का जीवन स्तर सुधर रहा है? बात ये है। अगर आदिवासी का जीवन स्तर सुधर रहा होता तो अपेक्षित शिक्षा में सुधार होते, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होती, लेकिन हो क्या रहा है? जंगल कट रहा है। इसका मतलब आपकी प्राथमिकता में आदिवासी का विकास नहीं है। 70 के दशक में ये थ्योरी आई कि अब आदिवासियों को तरह तरह के नाम पे हटाना है, बागों के नाम पे हटाना है, पर्यटन के नाम पे हटाना है, बांधों के नाम पे हटाना है, और कहा गया कि यार सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य पर्यटन है, और जहाँ बाघ होंगे वहाँ पर जंगल संपन्न होगा। लेकिन ये छोड़ दिया कि जहाँ आदिवासी होगा वहाँ जंगल संपन्न क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से आदिवासी जहाँ वहाँ संपन्न है। जी जी, सह अस्तित्व में जंगलों के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल। अब बात ये हुई कि सभी जगह, मेलघाट को मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 70 के दशक में उन्होंने कहा कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनेंगे, और मेलघाट में बताया गया कि टाइगर के चमड़े बराबर हमको जगह चाहिए मेलघाट में। और आज देखिए कि टाइगर को चमड़ा जो है ना पूरे मेलघाट को ढक लिया है, और वहाँ के आदिवासी बाहर निकल गए हैं। अब ये बताइए कि आपका शिक्षा तो है नहीं, सुधार नहीं है, रोजगार नहीं है, उनका जो जीवन था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब किस तरह से किया? उनकी अर्थव्यवस्था जंगल थी, ना कि खेत थे। उनका जो रहन सहन था वो जंगल था। जब आपने उससे उनको काटा और कोई विकल्प नहीं दिया तो क्या हो गए? वो बेरोजगार हो गए, वो गरीब हो गए, वो बेरोजगार जो गरीब हो गए तो वो भूखे हो गए, और इस तरीके से एक चक्र चला। और इस चक्र की वजह से भूखमरी जो है वो मेलघाट में भी दिखती है, और वो जो रोड जो इन्होंने बनाई वो पलायन के लिए बन गई। यहाँ से ट्रक जाते हैं, वो जंगल काटने के लिए जाते हैं, वहां से आदिवासी आता है, वो पलायन के लिए जाता है, वो बॉम्बे दिल्ली में जाता है। और ये जो समस्या है मेलघाट तक नहीं रही है समस्या। ये समस्याएं जो हैं वो आप देखते हैं, ये मेलघाट समस्याएं जो पुल है उसके नीचे दिखती है, वो हमारे जो कार साफ कर रहे होते हैं वहां है। तो ये समस्या फैल चुकी है। तो मैं भूख को इस तरह से देखता हूँ कि आपका जो 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 जिस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट किया, जिस तरीके से आधुनिक विकास के मॉडल को ऊपर से फेंका, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी विकराल समस्या हमारे सामने है। जी जी, आपने अभी जिक्र किया कि जो सड़कें हैं वो आदिवासियों के विकास के लिए की गई थी, लेकिन पूरा शहरों की तरफ पलायन और शहरीकरण का भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हम बात करेंगे। किसी कवि ने एक बहुत खूबसूरत 2 लाइनें लिखी थी कि मर्म बहुत स्पर्श करता है कि सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। महेश पुनेठा की है ये कविता। जी। इसके अलावा आपने गाँव में और लगातार आपने जो हाशिए पर समाज है उसी में से आपने रिपोर्टिंग की है, वहाँ पर जाकर काम किया है। कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया जो है वहाँ पर सर आपका किस तरह का अनुभव रहा? वहाँ पर किस तरह से जो पूरा समाज उस जो एक खास तरह के काम करते हैं, या ऐसे रेड लाइट एरिया को पूरा समाज किस नज़रिए से देखता है? वहाँ की हकीकत क्या है, उनकी परिस्थितियाँ क्या है, स्थितियाँ क्या है, मजबूरियाँ क्या है, उस पर सर आपने क्या अनुभव रहा है आपका? देखो, जिसने जो दुनिया नहीं देखी होती उसको लेकर बड़ी जिज्ञासा होती है। हमने फिल्मों में इस तरह की दुनिया देखी थी तो हमको बड़ा रोमांटिज्म और वो लगता था कि उसमें मधुबाला आती थी, उसमें मतलब बड़ी अच्छी हीरोइन आती थी। लेकिन वो जो दुनिया है बड़ी तंग है और कई तरह की उसमें समस्याएं हैं। इसके बावजूद मेरी कई सारी धारणाएं वहाँ टूटी, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि कमाटीपुरा की गलियों ने मुझे बताया कि आप किसी भी समय गलत हो सकते हो। तो आपकी जो धारणा है, मैं हर समय अपनी धारणा को तोड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। जब मैं कमाटीपुरा गया तो वहाँ पर कई तरह की औरतों से मेरी मुलाकात हुई। उनके डायलॉग मुझे याद आते हैं। एक का डायलॉग मुझे आता है कि मैंने जो हरियाली देखी वो केवल टीवी पर देखी है, और असल में मैंने खेत नहीं देखे, और मैं उन खेतों को देखना चाहती हूँ। एक फीलिंग ये आई कि
ये बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक है, मैं अपने जोन में सेफ हूँ, क्योंकि मैं जिनसे संवाद करती हूँ वो इतने भयानक लोग हैं कि तो मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया जो है ज़्यादा भयानक है। और तो जो कोई भी आए कस्टमर इधर आए, मुझे बाहर ना जाना पड़े। तीसरा ये था कि आप जब अपने कहीं से लौटते तो अपने घर जाते हो, लेकिन हमारा कोई घर नहीं है। ये दिमाग में मेरे आता रहा, तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा पुश्तैनी घर कौन सा है, क्योंकि मैं किराए के इतने मकान बदल चुका था। तो मैंने कहा कि मेरा भी घर जो है वो अपना मदनपुर है आखिरी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, हम जाति के अहंकार की बात करते हैं, धर्म की, क्षेत्र की, तो यहाँ तो ज़्यादातर वही लोग हैं, लेकिन उस दुनिया को अनदेखा क्यों किया? अगर आपको अपनी जाति पे बहुत गर्व है तो आप मेलघाट की दुनिया को देखिए। तो ये दूसरी बात, सरकार ने जो है विकास का बुलडोजर कमाटीपुरा में भी नहीं छोड़ा। जब मैं रिपोर्ट लिखने के बाद वापस कमाटीपुरा गया तो विकास का बुलडोजर चल चुका था और वहाँ बड़े बड़े मॉल बन चुके थे। अब वो जो सेक्स वर्कर है, पहले उनको किराए से जो मकान मिलते थे सस्ते थे, अब मॉल में उनके लिए जगह नहीं है। तो वो जो लड़की है जिसका जोन था वो जोन उससे छीन लिया गया। अब इससे नया संकट ये पैदा हुआ कि वो अगर बाहर करते हैं तो दोनों के लिए नुकसान, मुख्य धारा का जो समाज है उसको भी नुकसान है और वो भी जो है सहज नहीं है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी टूटी जा रही हैं, और इसमें आप पुनर्वास की बात नहीं कर रहे हो, उनकी नई जनरेशन अगर जो आ रही है उसकी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो, और ये यूं ही चल रहा है। इसका कोई मतलब ये नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई नीति में नहीं है। जी जी, यकीनन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इस नज़रिए से भी सोचना चाहिए। और आज़ादी के हमने अभी 75 वर्ष मनाए, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आपने अपनी किताब में लगातार जो पलायन हुआ है बंजारा जमातों का खास तौर पर जिक्र किया है। तो 75 सालों में उस बंजारा जमातों में जो पलायन कर जाते हैं उनकी स्थिति कैसी है सर? आप पहले इस बारे में बताइएगा, फिर एक उदाहरण मैं किताब से पेश करूंगा। जी प्लीज़। इसमें मैंने 3 बंजारा या खाना बदोश जनजाति उनका मैंने, पहला है तिरमली, दूसरा है पारदी, और तीसरा है सैयद मदारी। तिरमली वो है जो नंदी बैल लेके चलता रहता है। अब ये कई पीढ़ियों से चल रहा है, और एक समय था खाना बदोश का कि मनोरंजन करते थे ये और उससे अपना पेट पालते थे। अब वो दौर खत्म हो गया, लोगों के पास इंटरनेट है, टीवी है, कई और माध्यम है, अब मनोरंजन खत्म हो गया। सवाल ये है कि इनकी नई जनरेशन मनोरंजन करे भी तो क्यों करे? तो अब इनको पढ़ाइए और इनको नौकरी में दाखिला दीजिए, लेकिन इनकी समस्या तो ये है कि ये ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि जहां ठहरेंगे वहां गांव वाले ये कहेंगे कि यार ये तो क्रिमिनल होते हैं और ये इधर कहां बसने लगे, ये तो अपनी जमीन है, सार्वजनिक जमीन है गांव की। तो इनका जो स्थायी जो मुकाम होना चाहिए वो स्थायी मुकाम नहीं है। आइडेंटिटी की समस्या इनकी है। लेकिन एक गांव मुझे मिला बी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ये लोग बस गए थे, और एक पीढ़ी ने जो है स्ट्रगल किया, उसका फायदा दूसरी पीढ़ी को मिला। उन्होंने एक बंजर जमीन थी, गायरान की जमीन थी, उस गायरान की जमीन पे फसल उगाने की कोशिश करी दलित ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि कैसे जमीनों को जोता जाता, कैसे किसान बना जाता है। लेकिन जो दबंग मराठा थे उन्होंने वो जो है फसल काट दी, उसमें आग लगा दी। फिर उन्होंने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, कोर्ट गए, कचहरी गए, फाइनली ये हुआ कि वो स्ट्रगल उनके काम आया और उन्हें जमीन का अधिकार मिला। और जमीन का अधिकार जब मिलता है गांव में तो वो स्वाभिमान का भी होता है और स्थायी रोजगार का जरिया भी होता है, वो मनरेगा से अलग होता है। तो ये जो है अभी हमारे भारत में जमीन की लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई हैं, क्योंकि जमीन की लड़ाइयाँ कोई नहीं चाहता कि जमीन लोगों को मिले, क्योंकि वो स्थायी जो है स्थायी समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने जमीन की, अब उसके पास उनकी जो नई जनरेशन बनी वो क्या बनी, वो बनी बस कंडक्टर, वो बनी पुलिस वाले। और ये लोग सबसे ज्यादा डरते किससे थे? बसों में चढ़ने से डरते थे, सबसे ज्यादा डरते थे पुलिस वाले से। तो वो भय जो है वो दूर हुआ, और इनके रोल मॉडल कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आज की तारीख में नहीं है। इनके रोल मॉडल इनके आसपास के लोग हैं, जो बस कंडक्टर हैं, जो कि शिक्षक हैं, जो कि मतलब पुलिस में हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है। हमारी नज़र से बहुत छोटा चेंज है, लेकिन उनके नज़र से एक बड़ा चेंज है। उसी तरह से पारद एक जमात है, पारद, जो कि मतलब शिकार करते हैं, और राजाओं के यहाँ शिकार करते थे। वो शेरों को पकड़ के लाते थे, उनको पालतू बनाते थे। राजाओं के साथ अंग्रेजों से लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। तो अंग्रेजों ने पारदी को जो है क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया, और मतलब आज से 200 साल पहले और उसके आगे।
तो अब वो धारणा बनी हुई है, पुलिस में भी वो धारणा बनी और ये भी धारणा बनी, और एक मूवमेंट महाराष्ट्र में चला जिसमें पारदी ने ये कहा कि हमें आप जेब कतरी का और क्राइम का लाइसेंस दो। तो लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जब हमें आप कोई काम नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, तो हमें ये लाइसेंस दे दो कि हम चोरी करें, जेब कतरी करें और हम अपना जीवन चलाएं। तो ये वो ट्राइब्स है। उस ट्राइब्स को घूमते हुए मुझे एक स्कूल मिला, महादेव बस्ती स्कूल। बहुत उस महादेव बस्ती स्कूल ये है कि उसमें पारदी के बच्चे पढ़ते हैं और वो 5वीं जो तक है स्कूल, उस समय तक वो महाराष्ट्र का आदर्श स्कूल है। उस आदर्श स्कूल के पीछे वजह है कि बाहरी जो लोग हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया था और बाहरी हस्तक्षेप से बदलाव संभव है। लेकिन दिक्कत यह है कि 5वीं के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि कई बार हमें परिवर्तन की स्टोरी करते हैं तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अब वो उसके नए आयाम भी हो सकते हैं परिवर्तन की स्टोरी के। 6वीं जाएगी क्या, वो समाज उनको एक्सेप्ट करेगा? 10वीं तक वो समाज क्या उनको एक्सेप्ट करेगा? तो अंतर्द्वंद, परिवर्तन की स्टोरी को लेकर मेरे अंदर भी अंतर्द्वंद है कि इसको मैं किस तरह से परिवर्तन मांगू। कई बार क्या होता है, जब आप आगे बढ़ जाते हैं ना, तो एक ऐसा अंतर्द्वंद आता है जो कि बहुत पीछे होता है। जैसे कि एक और तीसरी सैयद मदारी एक ऐसी कम्युनिटी है कि 70 के दशक में जब आक्रोश, लोगों में आक्रोश बढ़ा, तो फिल्मों के सब्जेक्ट वही होती थी, मार धाड़ वाली फिल्में चली और स्टंट होते थे। तो ये स्टंट करते थे अमिताभ के, धर्मेंद्र के, है ना। लेकिन ना इनको शोहरत मिली ना दौलत मिली, और ये जो है अपने गांव में रहते हैं और ये मदारी के खेल दिखाते हैं। मदारी के खेल दिखाने से इनको टिकट नहीं लगते, स्वेच्छा से जो दे दे वो दे दे। अब इनके ऊपर काम हुआ तो इनको आवाज तो मिल गए, लेकिन एक अब्दुल नाम का बच्चा था जो पहला सैयद मदारी बच्चा था जिसने 10th पास किया था। अब वो 10th पास करने के बाद उसका जो दुख था वो ये था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि आरक्षण में उनको लाभ नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो जो सैयद मदारी और ऐसी कितनी कम्युनिटी हैं जिनके नाम जाति सूची में नहीं है, जिनको कि आरक्षण मिलना चाहिए। कलेक्टर जाते तो कहते आपका आरक्षण सूची में नाम नहीं। और ये इतने असंगठित और बिखरे हुए हैं कि इस तरह की कम्युनिटी जो है वो, तो कहने का मतलब ये है कि चेंज है भी नहीं। और 70 साल के बाद ये पूछ रहा है कि अपने ही देश में पराया, अपने ही देश के परदेशी। ये 75 सालों के बाद ये सवाल है। जी, हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। प्रेमचंद, आपने फसल और उसका जबरन कटान और दबंगई इसका जिक्र किया, तो मुझे प्रेमचंद जी का गोदान याद आ गया, जिसमें 1937 में संभवतः उन्होंने गोदान लिखा था और होरी नाम के किसान की कथा है। उसमें जैसे गन्ना की जो जबरन उस समय भी कटाई कर ली जाती थी, तो तब से आज तक हमने कितनी लंबी यात्रा तय की है। वो लिखते हैं कि सेलारी मेलारी 2 गांव हैं जिनका जिला बताने की जरूरत नहीं है, जिसका प्रतीकात्मक तौर पर मतलब है कि ये नाम और जगह से इसका कोई खास ताल्लुकात नहीं है। ये पूरे भारत में कहीं भी देखी जा सकती है ये कथा। और वैसे ही हम अब भी देख रहे हैं, 2022 में हम आ गए हैं, बावजूद इसके हम वो भारत देख रहे हैं। आपने जिक्र किया जो स्टंट वगैरह करते हैं, और उनका एक इसमें जिक्र है, अध्याय का नाम है कोई सितारा नहीं चमकता। ये आष्टी महाराष्ट्र से संबंधित है। कोई 8-10 बरस की बच्ची जानती थी कि वह जितनी बार रस्सी पर पैर धर उछलेगी उतनी बार उसकी जान हवा में तैरेगी। फिर भी 2 बड़े खंभों के बीच बंधी एक रस्सी के ओर छोर तक चल कर वह चौराहे पर जमा भीड़ के आगे तमाशा दिखा रही थी। छोटे हाथों से बांस का बड़ा डंडा संभालेगी या पैर। रस्सी से बंधे खूंटे से 25 से 1 कदम दूर अजीब कश्मकश में मेरे भीतर की एक रस्सी बेचैनी से झूल रही थी। कोई 30 फीट लंबी रस्सी को जमीन से 15-20 फीट ऊपर बांधा गया था। कौतूहल भरी दर्जनों आंखें उसके पैरों पर स्थिर थी, लेकिन पलक झपकते रस्सी पर इधर से उधर हो जाना उसके लिए जैसे बाएं हाथ का खेल। पर उसके लिए मुश्किल था 2 छोरों के बीच उस रस्सी को नाप लेना। उस समय नापने का ख्याल मेरे मन में आया था। मेरे उस ख्याल के नाप को इंच, फिट या मीटर में नहीं नापा जा सकता था। तब असल में मैं इस दूरी को लंबाई से नहीं, समय से नापना चाहता था। इसके लिए घड़ी की सुइयों या फिर कैलेंडर की तारीखों से परे एक अलग तरह के समय में कहीं बहुत पीछे जाना था। लंबाई से नापना होता तो उस बच्ची ने अपने पैरों से लातूर के पास किसी गांव से हैदराबाद के बीच कई मील की दूरी नाप ही ली थी। पर समय की दूरी अभी शेष थी, इतनी कि वह क्या, उसकी कई पीढ़ियां भी इस दूरी को नाप नहीं सकी थी। इसमें कई पीढ़ियों बाद भी बदलाव के लिए थोड़ी सी जगह नहीं बन पाई थी। ऐसे कई मर्मस्पर्शी उदाहरण हैं।
लेकिन बातचीत को, क्योंकि कई दुनियाएं हमने बातचीत में लानी है, तो गांव और शहर में आप गांव से आए हैं और 2 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता में कई शहर गांव को आपने देखा है, तो शहरीकरण का कितना प्रभाव पड़ा है गांवों पर, और जो समाज में, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि शहर कहते हैं या हमारे जो मेन स्ट्रीम जो साहित्य है या जितनी भी मनोरंजन की चीज़ें हैं वो कहती है कि आधुनिक समय में शहर और गांव की दूरी कम हो रही है। आप इस शहर और गांव की दूरी को शहरीकरण से कम होती हुई देखते हैं, ज़्यादा बढ़ती हुई देखते हैं, या किस स्तर पर ये जा रही है सर? मेरा काम ये है कि जो चीज़ पत्रकारिता में छूट गई, जो चीज़ साहित्य में छूट गई, जो चीज़ इतिहास में छूट गई, उसको मैं लिखूं, और इसका लगातार मैं काम कर रहा हूं। देखिए, एक स्टडी है, उसमें ये कहा गया है कि जो आपका राष्ट्रीय अखबार है, सोशल मीडिया ऐसी कुछ एक स्टोरी, एक है संगठन जी, उसने कहा कि जो कवरेज करता है नेशनल मीडिया या अखबार अपने फ्रंट पेज पे, वो 0.6% गांव को कवर करता है, और वो तब करता है जब इलेक्शन होता है, और वैसे सालों में 0.20। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो सनसनी वाली होती है, सरकार का कवरेज करता है, लेकिन इतना ही करता है। 70% भारत कहाँ रहता है? गांव में रहता है, तो उसकी बात नहीं करता। दूसरी बात यह है कि आपकी बीट, स्पोर्ट्स की बीट है आपके पास, इंटरटेनमेंट की बीट है, लेकिन जंगल इतना बड़ा है देश का, उसकी जंगल की किसी के पास बीट नहीं है, कोई रिपोर्टर के पास बीट नहीं होती है, एग्रीकल्चर की बीट नहीं होती है। तो ये जो है पूरा की पूरा इस तरह से ये हो रहा है। अब एक और चीज़ है कि पिछले कुछ सालों में 2013 के बाद 27 पत्रकारों की हत्या हुई है, और उस 27 में से 27 के 27 ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। उसका कवरेज भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलता है। इसमें जो अंग्रेजी के हैं वो आते हैं चले जाते हैं। सवाल है कि गांव का पत्रकार क्यों मरता है? क्योंकि ये जो विकास जो है बहुत तेजी से हो रहा है, इसमें भूमि अधिग्रहण बहुत तेजी से हो रहा है, इसमें प्लांट बहुत तेजी से लग रहे हैं, तो जो उसको कवरेज करेगा उसी पे अटैक हो गए, इसलिए वो अटैक हो रहे हैं। तो आपको ये जो है ये एक बड़ा इसमें परिदृश्य उभर के सामने आता है। अब इसमें सवाल ये है कि आज की तारीख में हमको स्वतंत्र पत्रकारिता क्यों नहीं दिखती है? तो देखिए, 2020 जब से मैंने पत्रकारिता शुरू करी है, एक ट्रेंड चला कि लागत और मुनाफा, लागत मुनाफा कितना कर सकती है पत्रकारिता, उसके हिसाब से अब स्टोरी चलेंगी। अच्छी स्टोरी वो मानी जाएगी क्योंकि उसका मानक बदल गया कि आप रेवेन्यू कितना लाते हो। तो जो आमदनी ज्यादा लाएगा, तो मैंने देखा धीरे धीरे, पहले फैशन की इतनी नहीं आती थी, वो फैशन एक आने लगी लगातार, उसके घंटे तय हो गए, स्पोर्ट्स की घंटे तय हो गए, क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं ला रहा। और रेवेन्यू मॉडल में अब स्वतंत्र पत्रकारिता की उम्मीद बेकार जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है, अब दौर हिट का है, अब दौर जो है टीआरपी का है। उस दौर में आप किस तरीके से मतलब इस तरह की जो जर्नलिज्म है उसको बचा के रख पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो है वो दौर में ज़्यादा उम्मीद करना मुख्यधारा की पत्रकारिता में, वो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वो उनका एक संगठित है पूरा के पूरा के मॉडल, बिजनेस मॉडल है उनका, और उस बिजनेस मॉडल में ये इशू आएंगे, ऐसा मुश्किल है। जी जी, कल भी नवीन चौधरी सर का एक सत्र था, तो उसमें उन्होंने मार्केटिंग और जिस तरीके से मीडिया द्वारा मैनिपुलेशन की वो चर्चा की थी। ये लगातार बड़ी समस्या बनी हुई है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लगातार पिछले कई सालों से 142 से 150 के इस पैरामीटर में ही हम लगातार झूल रहे हैं। आपने अभी पत्रकारों की हत्या का जिक्र किया, जबकि पत्रकारिता और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और बावजूद इसके इतना जर्जर ये स्तंभ हो गया है। हमारे पास आखिरी कुछ मिनट बाकी है। बस्तर, नर्मदा, बहुत सारी ऐसी कहानियां बाकी है। बस्तर के बारे में सर 2 मिनट में आप थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा, फिर हम कुछ सवाल बस्तर में मैं पत्रकार रहा, बाहरी रहा, और इसको मुझे फायदा हुआ, क्योंकि मैंने जब रिपोर्टिंग में देखा तो सबसे पहले मैंने फाइल उठा के देखी कि बस्तर में किस तरह की खबरें आती हैं। तो मैंने देखा कि छोटी छोटी खबरें लगी हुई हैं। एक खबर लगी है कि 12 मील आया, 12 मील गया, लेकिन उनको जो है अनाज नहीं मिला।
मैंने कहा ये फ्रंट पेज की स्टोरी है, लेकिन वहाँ के रिपोर्टर को लग रहा था फ्रंट पेज की स्टोरी नहीं, ये तो नई स्टोरी है ना। स्कूल बंद हो गए थे, लड़कियां कई मील तक जाती थी, नहीं भी जाती थी स्टोरी। मैंने कहा ये है मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता और इसको हम फ्रंट पे लगाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो मैंने दुनिया देखी वो इतनी नॉर्मल हो जाती कि मुझे लगता है ये कोई समाचार नहीं है, ऐसे समाचार तो 50 रोज आती, लेकिन एक नई दृष्टि मिलती है। तो वो नई दृष्टि मिलती है तो आपको क्या है, आपको एक नई दुनिया दिखती है। मैंने उस दुनिया से बस्तर को देखा, बस्तर के बाजारों को देखा, और मैंने कहा कि भाई नक्सल के अलावा भी यहाँ दूसरी तरह की समस्या है। और बस्तर के बाहर जब मैं गया तो एक ये था कि बहुत पहले खदान थी, हीरे की खदान। वो हीरे की खदान जो थी वो किसी आदिवासी की थी। जब सरकार को पता लगा यहाँ हीरा है तो उन्होंने उसको हटा दिया और उसको पूरा के पूरा उसको ये कर दिया, सुरक्षित कर दिया, गेट वेट लगा दिए। अब लेकिन हीरा जो है ना तो आदिवासी के पास गया, हीरा ना तो सरकारी खजाने में गया, सारा हीरा जो है उड़ीसा, और उड़ीसा से ये गुजरात में पहुंच गया। मतलब एक तस्करी शुरू हो गई। और आखिरी में मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उसने कहा मैं हीरा नहीं चाहता, जमीन ही चाहता हूं। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि जमीन पे काम करने का मुझे अभ्यास है, तो अगर सरकार मुझे कुछ दे सकती है तो वो दे दे। लेकिन उसके उसके बाप की ये डिमांड थी और बेटा भी वही डिमांड कर रहा था, सरकार ने उसको कुछ नहीं दिया और हीरा लुट गया वहां का। इस तरह की स्टोरीज। बस्तर वो इलाका है जहाँ पर नक्सलवाद और ऐसी समस्याएं ज़्यादा है, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, इसलिए अब हम 2 या 3 प्रश्न अपने जो श्रोतागण हैं उनसे। जी सर, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी बताया कि पत्रकारिता का एक अलग पहलू जो हम देखते हैं टीवी पे वैसा नहीं होता। मैं मेरे जो भाई हैं वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही हैं, और एक मैं वाकया यहाँ पे सुनाना चाहूँगी। जब मैं स्कूल में थी तो मैं स्टाफ रूम में गई और मेरी 2 अध्यापक बैठी हुई थी वहाँ पे, और वो मुझे कहती हैं कि अंजलि तुम क्या कर रही हो आफ्टर स्कूल, तुम क्या कर रही हो? तो एक मैम कहती हैं ये IAS बनेगी, दूसरी कहती नहीं नहीं ये पत्रकार बनेगी। तो जब पत्रकार की बात आई तो मैम कहती नहीं, दूसरी जो IAS बोल रही थी वो कहती नहीं, पत्रकारिता में भागना दौड़ना पड़ता है, जैसा कि आपने भी अपने वक्तव्य में बोला कि जान गंवानी पड़ती है कहीं कहीं। अगर आप सच्चाई ज्यादा रखते हो तो आपको जान भी गंवानी पड़ती है। मैं अपने भाई के बारे में बता रही थी, तो जब उसने जर्नलिज्म चुना तो मेरी खुद माता पिता ने बोला कि जर्नलिज्म क्यों चुना है, उसमें जान जा सकती है ना। और जैसा सचिन भैया ने भी बताया कि हम इसे संविधान का चौथा स्तंभ मानते हैं, हमारे भारतीय लोकतंत्र का ऐसा चौथा स्तंभ माना जाता है। पर क्या ये उस हिसाब पे मतलब उस जगह रह रहा है जो अपना इसका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभा पा रहा है? आपने खुद अपने वक्तव्य में डाटा स्टैटिस्टिक्स रखे हैं कि इतनी सच्चाई ग्रामीण की दिखाई जाती है जबकि उससे ज्यादा दिखाई जाना चाहिए। जी, सवाल कुछ ऐसा है कि ऐसे दौर में जब मीडिया का बाजारीकरण हो रहा है तो अच्छे जो पत्रकार हैं वो उनको समाज तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, या जो बड़े जैसे आपने वाजिब मुद्दे हैं उनको जो पहुंचाए उसका जरिया क्या हो सकता है, समाधान? एक तो मैं चौथा स्तंभ इसको मानता नहीं हूँ, स्तंभ 3 ही है, और मीडिया जो है उसका मॉनिटरिंग करता है। मतलब बेसिक बात जो है वो ये है, हाँ, मीडिया का काम है उसका रिव्यू करना। तीनों जो स्तंभ है उनका रिव्यू करना। 3 पैर वाली कुर्सी, 3 पैर की कुर्सी है। किसी पत्रकार ने फोटो, ये हाँ फोटो जर्नलिस्ट था, जी, फोटो लगाई 3 पैर वाली कुर्सी। तो इस तरह का है। दूसरी बात यह है कि जब आप फील्ड में आते तो ग्लैमर दिखता है, बट देखिए मैं इसमें तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि प्रिंट में भी कोई घोषित प्लान नहीं होता। आपको एज ए जर्नलिस्ट समझना पड़ता है कि संपादक का इशारा क्या है और उसके इशारे पे चलना पड़ता है। वो साफ आपको नहीं बोलता है कि अब आप ये स्टोरी करो ना करो। दूसरी बात क्या है कि आपने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी देवास में मेला प्रथा है, तो वो मुंह सुकोड़ लेगा और कहेगा कि देखो हमारा अखबार पढ़ता कौन है, मिडिल क्लास पढ़ता है भोपाल का, और वो सुबह सुबह जब चाय पिएगा, नाश्ता करेगा और मेले की खबर करेगा तो फेंक देगा उठा के। इस तरह की स्टोरी मत लाया करो। अब क्योंकि मुझे नौकरी करनी है तो मैं संपादक का दिमाग समझूंगा कि उसको चाहिए क्या, और इस तरह से होगा। बीड़ी मजदूर की मैं खबर कर नहीं सकता क्योंकि बीड़ी मजदूर अखबार नहीं खरीदता।
तो धीरे धीरे ये क्या एक व्यवस्था हो जाती, इसका कोई मतलब घोषित एजेंडा नहीं होता अखबार का, वो हमें समझना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि संपादक को समझ कितनी है। उदाहरण के लिए मैंने पेशा कानून की बात करी कि साहब पेशा कानून में व्यक्तिगत पट्टे तो मिल रहे हैं लेकिन सामुदायिक पट्टे नहीं मिल रहे हैं। अब उसको पता ही नहीं व्यक्तिगत पट्टे क्या है, सामुदायिक पट्टे क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हकीकत, इन चीज़ों को समझना चाहिए। और बुनियादी बात यह है कि हमको जो है वो पता होना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। जहाँ तक समाधान की बात है तो देखो, हम लोग भी जिज्ञासा है, हम लोग भी मतलब डिस्कस कर रहे हैं, कोई बहुत पक्का कोई प्लान तो हमारे पास है नहीं। लेकिन बात यही है कि जो छोटे छोटे मीडिया हैं, जनवादी मीडिया, उनकी पहचान करना चाहिए। हम जैसे आपको जुड़ना चाहिए। जैसे मैंने किताब लिखी, ये मीडिया का विकल्प है। नया मीडिया कोई है तो ये किताब है। जब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है तो मैं अपनी बात, एक लंबी रिपोर्ट है ये किताब, 80,000 शब्दों की लंबी रिपोर्ट है। कोई 200 शब्दों की लंबी रिपोर्ट करता है, छोटी रिपोर्ट करता है, कोई 800 शब्दों की करता है। तो ये भी एक नया माध्यम मैंने इसको चुना किताब का, कि मैं किताब कह के अपनी बात करूँगा। और जो इस तरह की सोच के लोग हैं उनको संगठित होना चाहिए। और देखिए, मूलतः तो क्या है, मूलतः तो संस्कृति की बात है जी। आपकी संस्कृति अच्छी रहेगी तो बाकी पहलू अच्छे आएंगे। एक जमाना था जब फिल्मों में बहुत अच्छे प्रगतिशील लोग थे, जब थिएटर में बहुत अच्छे थे, जब पत्रकारिता में अच्छे लोग थे, वो गायब कैसे हो गए। तो आपको अगर बचाना, तो पत्रकारिता बचाना, तो एक पूरा का पूरा एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा आर्ट और संस्कृति का, और उसका एक वैचारिक पहलू रखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें वहाँ आएंगी। और दूसरा, अध्ययन का जो एक माहौल है वो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा एक अपनी तरफ से एक मत सर, है। मैं कुछ कहना चाहूँगा। दो चीज़ों ने मुझे लगता है हर व्यवस्था को बिगाड़ा है। एक, शोधपरक पत्रकारिता को छोड़ के व्यवसाय की ओर, उसकी ब्रांडिंग करना, उसको व्यवसाय बनाना, पहले छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से फिर अपने आप को एस्टेब्लिश रखना और छोटों को अपने अंदर लेना। ठीक है, वो जो है वो शोधपरक पत्रकारिता से उधर ले जाता है। दूसरा है हमारा वो जो विकास का, जो आपने कहा, जो विकास का एक परिदृश्य हम देखते हैं, हम यही देखते हैं, बड़े मॉल, पक्की सड़कें, ठीक है, अच्छे स्कूल, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंचते हैं। सर, उत्तराखंड में भी इंटीरियर्स में यही स्थिति है। उत्तराखंड में भी जब पहाड़ों में दूर दराज कोई बीमार हो जाता है, उसको चारपाई पे उठा के लाते हैं, जब तक वो ऋषिकेश के एम्स तक पहुंचेगा, वो बचेगा नहीं बचेगा भगवान जानता है। जी, ठीक, ये जो स्थिति है, मैं एक जो स्टोरी जानता हूँ, महाराष्ट्र में ही पतालकोट करके जगह है, ये है मध्य प्रदेश और उसके छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास बॉर्डर एरिया लगता है, हाँ, अमरावती की साइड से। जी। गांव के लोग वहां रहते हैं, शायद कुछ ही घंटे धूप आती है, वहां पे पूरा अंधेरा रहता है क्योंकि डाउन द वैली है। गांव के लोग वहां से आना नहीं चाहते। जो पटवारी है या जो लोग आंगनवाड़ी वाले हैं, वो दिन में एक बार उतर के जाते हैं जी, कुछ जो भी सुविधा देनी है और वापस आ जाते हैं। दूसरा है हमारा अंडमान में जरावा, जिसको हम सब देखने जाते हैं, ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? एक, वो गांव के लोग पतालकोट से ऊपर नहीं आना चाहते, वो कहते हैं हमें हमारी जमीन के साथ रहने दीजिए, यहीं रहने दीजिए। ठीक, तो गवर्नमेंट वहां सुविधाएं बहुत ज्यादा वैली के अंदर नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि वो एक सीमित एरिया है। दूसरा है हमारा टूरिज्म का परिदृश्य, जो हमने विश्व पटल पर रखा हुआ है कि हम जरावा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं एज ए टूरिस्ट, जो जाके उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई बिस्कुट का पैकेट देता है अपने साथ फोटो कराने के लिए, कोई कुछ करता है। इस सब को आप कहां पाते हैं? क्या इससे वाकई उनका भला हो रहा है या एरिया विकास हो रहा है? मेलघाट की बात करूंगा, टाइगर दिखाया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसी सौंदर्य में, उसी हरियाली में अब कितनी भयानक स्टोरीज हैं। और कई बार लगता है कि हम हरियाली को बहुत अच्छा मान रहे हैं, लेकिन हम ही बीमार हो जाएं उस हरियाली में तो क्या शहर तक पहुंच पाएंगे अपनी जान बचाने के लिए? तो अब वहाँ टूरिस्ट भी जो आ रहा है वो बाग तो दे रख रहा है, लेकिन आदिवासी से बात नहीं कर रहा है। ये जो गैप बनाया है उन्होंने, ये गैप को पाटना था कि आप आदिवासी से संवाद भी करो कि वहाँ आदिवासी भी रहता है। और इसमें देखिए, इसमें मीडिया से मैं रिलेट करता हूँ कि सोशल मीडिया आने से और कितनी चेंज आए हैं। हमको बाहर से दिखता है कि मीडिया बहुत ताकतवर है, लेकिन मीडिया ताकतवर नहीं रहा, खासतौर से जब सोशल मीडिया आया। एक चीज़ तो ये हुई कि बहुत सारे लोग ट्विटर पे आए और ये आए और उन्होंने अपनी अपनी बात की और वो ट्रेंड हो गया और ट्रेंड को वो पकड़ने लगे। लेकिन वो ट्रेंड भी तो संगठित तो प्रायोजित है। ये हाँ, तो ट्रेंड एक तो ये हुआ, आप उसमें फंस गए उस एजेंडे में। दूसरी चीज़ ये हुई कि आप इन्वेस्टिगेशन जब रिपोर्टिंग करते थे तो मंत्री से मिलते थे, इससे मिलते थे, उससे मिलते थे, कुछ निकालते थे मेहनत करके। अब मंत्री ही अपना ट्विटर पे अपना वो दे देता है, अब आपके पास एक्सक्लूसिव जैसा कुछ रहा नहीं।
है ना। तो वो, और तीसरा ये है कि मीडिया के अंदर ही बहुत सारे प्रवक्ता हो गए दोनों तीनों पार्टियों के। तो मैं नेता हूं तो मैं आपको दूंगा क्योंकि आप मेरी पार्टी के हो। तो वो जो ब्रेकिंग का जो था, वो ब्रेकिंग का, वो न्यूज का जो ताकत थी, जो कि हम दूरदर्शन के जमाने में देखते थे 100% समाचार कोई देगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया देगा, अब वो नहीं रहा। तो पूरे का पूरे जो है वो उसमें हाँ। अब इसमें न्यूज की बात हम अगर करें तो न्यूज के साथ एक संकट हो गया कि सब तो आ गई खबरें सोशल मीडिया पे, तो हमारा क्या रोल रहा, ब्रेकिंग चली रही। तो उसने एक तोड़ निकाला और उस तोड़ में उसने अपनी ब्रेकिंग को नहीं रखा, उसने उस ट्रेंड को पकड़ा जो ट्रेंड मतलब सोशल मीडिया पे, या जो ट्रेंड दूर इसमें है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। अब उसने कहा कि अब इसमें मैं सरवाइव कैसे करूं, तो उसने उसका विश्लेषण करना शुरू किया कि ये ट्रेंड है और हमारा क्या है। अब उसमें उसने 3 फायदे अपने रख लिए। एक तो निजी एजेंडा कि फलानी कोई घटना हुई तो अब मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं, और एक निजी एजेंडा। दूसरा, उसमें संसाधन कम लगना है क्योंकि आप विचार प्रकट कर रहे हो टेबल पर। और तीसरा उसमें ये है कि समय बच रहा है, जबकि उसको करना क्या था, अपनी चीजों को स्थापित करना था और उस पर ये करना था, लेकिन वो बहुत महंगा काम था। दूसरा जो चल रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना था, उसमें टाइम जाएगा, उस इन्वेस्टिगेशन में आप रियलिटी को बताएंगे और तो एजेंडा जाएगा और पैसा जाएगा, तो इनके लिए तो बड़ी सहूलियत हो गई। तो इस तरह से जो है वो कह सकते हैं कि जो बना बनाया जो ट्रेंड है, वहां पर ट्विटर पर, वही ट्रेंड समाज का जो बना बना है उसको ही आगे बढ़ाना है। जबकि मीडिया का काम ये होना था कि इस ट्रेंड को तोड़ना था, जो हमारी रूढ़िवादी जो है वो तोड़ना चाहिए था, वो नहीं टूट पा रहा है। एक शिरीष जी, मेरे मन में बार बार सवाल आता था, शायद आप उसको सॉल्व करने के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं। 8 साल पहले और ज्यादा पहले, शायद 2008 या 7 में एक ऐसी जारवा समुदाय को लेकर घटना आई थी। पत्रकार वहां घुस गए, अब तो अलाउड नहीं है वहां जाना उस इलाके में, लेकिन वो घुस गए, और क्योंकि वो समुदाय है जो प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उस पत्रकार ने बहुत सारी महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाया और उसको पब्लिक कर दिया। तो वो फिर बैन लगाया गया वहां पहुंचने पर आम लोगों के लिए। तो जो हम संवाद की बात करते हैं कि ट्राइबल्स के बीच में और वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनके बीच में संवाद होना चाहिए, उसमें एक तो ये दिक्कतें हैं। शायद यही वजह रही होगी कि वो जो नेफा जब बनता है जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, जो वेरियर एल्विन ने जिसको डिजाइन किया था, नॉर्थ ईस्ट के जितने ट्राइब्स हैं तो हाँ अलग रखा जाए, नहीं तो ये जो मेन स्ट्रीमर्स जाएंगे वहाँ पे ये सब बर्बाद करेंगे जी, और पूरा बाजार मार्केट वहाँ पे पहुंचेगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ, अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया के जरिए कितने सारे जो ट्राइबल आइडेंटिटीज हैं वो लोग सामने आए हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या ये इस संवाद को हम किस तरह से, मतलब क्या कुछ चैनलाइज कर सकते हैं या कुछ इसको ऐसा रोक सकते हैं कि जैसे वंदना टेटी हैं या और बहुत सारे अभी आदिवासी विमर्श में लोग सामने आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पेट्रियार्की आपकी सोसाइटी से हमारे यहाँ आई है जी, कभी आदिवासी समुदाय में नहीं रही जी, तो ये आपके यहाँ से आ रही है। तो इस संवाद को हम कैसे क्रिएटिव रहे ये, और ये सब चीजें ना हो कैसे करें, मतलब आप अलग भी नहीं रख सकते। इसमें जो मुझे लगता है वो ये है कि साहित्य में, जैसे उन्होंने ज्ञानरंजन जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि भिन्नता को पकड़ो, इसमें हमको जो भी है अभी भिन्नता नहीं आ रही है, क्योंकि इनका काम एक रूपता, और जहाँ एक रूपता आती है बिजनेस मॉडल आसान हो जाता है। तो ये चाहते हैं भिन्नता खत्म हो जाए। ये जो भिन्नता है, साहित्य मूलतः मुझे लगता है अपने ही अनुभव है, अपनी ही स्मृतियाँ, अपने ही विचार है। ये जो विचार है ये इसमें अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए, अलग अलग दूर दराज के लोग आए, वो लिखे अपने अनुभव, अपनी स्मृतियाँ, अपने विचार, और वो डिस्कस में हो, वो बातें हों, उनकी कम्युनिटी के लोग हों। तो मुझे लगता है कि साहित्य में अभी ये चीज़ और होनी चाहिए कि जिन जगहों पे जो लोग हैं वो लोग उसको तैयार करें, क्योंकि क्या है, साहित्य में भाषा का सौंदर्य होता है, माना दुख की भाषा भी होती है, सुख की भाषा भी होती है, लेकिन भाषा तक हमें ठहरना नहीं। साहित्य में मूलतः जो बात है वो आपके पास कहने के लिए क्या है, कौन सी कहानियाँ, क्या एक्सपीरियंस है, उसमें अगर हम उलझ गए शिल्प में, प्रस्तुति में, सच्चाई को जैसे पेश कर दो बहुत भयानक होता है और उसका अपील होता है।
वो लोग कौन कर सकते? वो लोग वो कर सकते जिन्होंने उसको भोगा है, या वो लोग कर सकते जो उस रास्ते से गुजरे हैं और उसको लिखते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे साहित्यकार का अगर एक हम ऑर्गेनाइज कर सके, उनको लोग ढूंढ सकें और उनके साहित्य को आगे पहुंचा सकें, तो मुझे लगता है वो चीज़ जो है वो बेहतर होगा। शायद वो नेता वाला ये बेहतर कि निकोबार की तरफ जाने नहीं देते, जो निकोबारी इसको मिलने नहीं देते, निकोबार उसको नहीं जा मिलने सकते देते हैं। हाँ जी, वो जाने नहीं देते उनको वो कुल मिला के वही है सनसनी। मीडिया का मतलब सनसनी। जी, यकीनन आप सभी ने बहुत अच्छे सवाल किए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपकी जो पुस्तक है, आपने साहसिक पत्रकारिता की, और ऐसा ही काम आप साहित्य में भी कर रहे हैं। आपने सत्ताधीशों से, हुक्मरानों से सवाल किए, समाज से सवाल किए, आत्म मूल्यांकन के लिए हमें एक फिर से विचार विमर्श करने का एक अवसर दिया है। इस पुस्तक को पढ़कर आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, जैसा कि इससे पहले एक सत्र भी था, समलैंगिक विमर्श ही हमारे समाज में होंगे और हम बेहतर समाज बनाने में ये योगदान देंगे। आपकी इस पुस्तक को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बेहतर भारत, बेहतर लोकतंत्र के निर्माण में सहायक हो। आपको शुभकामनाएं। आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया, आभार। धन्यवाद सचिन, धन्यवाद बहुत बहुत इस पूरे सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और निश्चित रूप से शिरीष सर, आपका भी धन्यवाद। राजनीति व्यवसायीकरण की जो बातें आई हैं, मुझे मैम ने भी कहा था कि मैंने पिछले सत्र पे 2 लाइनें नहीं बोली थी। आशीष सर बैठे हैं, सर बोलूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं शिरीष सर के उसके बारे में कहना चाहूँगा कि आपने पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता और वास्तविकता तथा विकास का ये जो वास्तविक रूप दिखाया है, हम सब जानते हैं 75 साल में विकास के नाम पे राजनीति ने सबको भरमाया है। बहुत बहुत आभार आपका इस सच्चाई को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए कि मॉल बन जाएं, जो भी हो जाए, फिर वही शहरीकरण ही हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, गांव फिर वही है, गांव वाला वही है। जिसने पहाड़ खरीद लिया वो ग्रेनाइट, मैं साउथ में रह के आया हूँ, तो जब पहाड़ खरीद लेते हैं वहां के लोगों को हटा देते हैं, और जो पहाड़ खरीद रहा है, ग्रेनाइट बेच रहा है, वो मिलीनियर बन जाता है। जो वहां पहले झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा था वो पीछे रह रहा होता है झुग्गी झोंपड़ी। तो ये मजदूर की कहानी जैसी स्थिति किसान की है और जो आदिवासी है उसकी है कि वहीं पे मॉल बन रहे हैं और माइंस जा रही हैं। मैं इससे पहले कि मैं सम्मान करने के लिए बुलाऊं, आशीष सर ने जो कहा था, आशीष सर ने जब दिद्दा की कहानी बताई, जैसे हम जब दिनकर साहब को पढ़ते हैं रगों में खून दौड़ने लगता है, रोए खड़े होने लगते हैं। मैं आशीष सर को बोला कि मैं सोच के भी कुछ सोच नहीं पाया। आप जिस तल्लीनता से बता रहे थे, जैसा आपका धारा प्रवाह था, और मैं इसको ये कहूँगा, जैसे हम महाभारत देखते थे टीवी पे तो हम देखते रह जाते थे, कुछ सोच नहीं पाते थे, ऐसा आपका प्रवाह था। इसलिए उससे प्रभावित होकर मैं उसमें नहीं कह पाया कुछ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये शिकायत नहीं रहेगी चाहिए कि मैंने उस समय नहीं कहा। योद्धा रानी दिद्दा के किरदार से हमको रूबरू कराया है, योद्धा रानी दिद्दा के किरदार से हमको रूबरू कराया है। इस कहानी से आशीष जी ने हमें हमारी वीरता और राष्ट्रभक्ति को रोम रोम में जगाया है। इसी के साथ उन्होंने यह फिर से बताया है, भारत में महिला का सम्मान था, है और आगे भी होता आया है, आगे भी होता आया है। धन्यवाद। आखिरी में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जी कि इस किताब को आपने शॉर्ट लिस्ट किया, क्योंकि देखो इस तरह की किताब लिखने वाले जो पत्रकार हैं वो भी हाशिए पर हैं, पत्रकारिता भी इस तरह की हाशिए पर है, और इसकी जो विधा है रिपोर्टिंग, जो कि साहित्य से भी हाशिए पर है और पत्रकारिता में भी हाशिए पर है, तो आपने मतलब ओवरऑल हाशिए को जगह दी। आपकी बात में स्वर मिला देती हूँ क्योंकि फेमिनिज्म भी हाशिए पे है जी। लेकिन मैं नहीं मानता कोई भी टीचर पूरे तब तक नहीं देता जब तक हाशिया ना लगाओ। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो रिपोर्टाज विधा है, एक जी। विधा है साहित्य की जो करीब करीब खत्म हो चुकी है। जी। आपने उसको रिवाइव किया है। जब इसमें सर पहले भारतीयों में उसमें छपा करते थे, इसके बाद तो अभी कोई 40 साल से इसका कोई अतः ही पता नहीं है।
भूले भटके कोई छापते तो चौधरी साहब आप कुछ कमेंट करें। अरे सर है क्या, मैं सोचा सर चले गए। हाँ मुझे भी लगा कमेंट करना जरूरी है। सही करने वाले लोग के हमें खासा प्रोडक्ट बनाओ हमें बना दिया। सर इसमें जो मेरे को भी मालूम नहीं था ये मतलब रिपोर्टाज है, क्योंकि जब अपन लिखते हैं तो ये सब नहीं सोचते हैं। मैं तो लिखता चला गया। ये सारी विधाएं एक दूसरे पर हस्तक्षेप करती, उसमें डायरी भी है, संस्मरण भी है, उसमें कहीं कहीं जो है वो कथा भी है, और कहीं कहीं ये जो है वो मतलब जो दूसरी विधाएं हैं वो एक दूसरे से हस्तक्षेप करती, कविताएं भी हैं। तो वो उन्होंने, लेकिन जो प्रकाशक था उसने इसको रिपोर्टाज कहा, मैंने उसको कहा यात्रा अनुभव लिख दो, यात्रा ये लिख दो। नहीं, यात्रा वो नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो है उन्होंने इसको रिपोर्टाज कहा। वेरी गुड। जी।